Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम गोता लगा रहे हैं बायोस्टैटिस्टिक्स की दुनिया में। ये वो शाखा है जो जीव विज्ञान और स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आंकड़ों का इस्तेमाल करती है। सोचिए, कोई नई दवा कितनी असरदार है, किसी बीमारी के फैलने का पैटर्न क्या है। इन सब में बायोस्टैटिस्टिक्स का एक अहम रोल है। हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स की बुनियादी अवधारणाएं नाम के कुछ नोट्स हैं। ये खासकर क्लिनिकल रिसर्च के लिहाज से ज़रूरी बातों पर रोशनी डालते हैं। तो आज हमारा मकसद है इन नोट्स से वो सबसे ज़रूरी बातें निकालना जो हमें ये समझने में मदद करें कि रिसर्च कैसे डिज़ाइन होती है, हम डेटा से क्या समझ सकते हैं और नतीजों पर कितना भरोसा कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि बायोस्टैटिस्टिक्स सिर्फ गणितीय फॉर्मूले लगाना नहीं है। ये रिसर्च की शुरुआत से मतलब सवाल तय करने से लेकर आखिर में नतीजों को समझाने तक हर कदम पर जुड़ा हुआ है। इसका असली काम है हमें भरोसेमंद जवाब देना, ये समझने में मदद करना कि जो हम देख रहे हैं वो सचमुच हो रहा है या सिर्फ इत्तेफाक है। मतलब ये सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं बल्कि भरोसेमंद विज्ञान की बुनियाद है। सही कहा। जैसे किसी नई दवा के ट्रायल में बायोस्टैटिस्टिक्स तय करता है कि कितने लोगों पर ट्रायल करना काफ़ी होगा। कैसे सुनिश्चित करें कि तुलना निष्पक्ष हो और नतीजों का असल मतलब क्या है। बिना इसके रिसर्च के नतीजे वो भ्रामक हो सकते हैं। तो इसकी भूमिका से ही शुरू करते हैं। ये नोट्स बताते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स रिसर्च के सवालों को ऐसे फ्रेम करने में मदद करता है जिन्हें आंकड़ों से जांचा जा सके। फिर ये स्टडी डिजाइन करने में मदद करता है, जैसे तय करना कि रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल करना है या ऑब्जर्वेशनल स्टडी। और आखिर में डेटा विश्लेषण तो है ही। हाँ, और इसमें एक बहुत अहम पहलू है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को मापना। विज्ञान में हम कभी 100% निश्चित नहीं होते। बायोस्टैटिस्टिक्स हमें प्रोबेबिलिटी यानी संभावना और कॉन्फिडेंस इंटरवल जैसे उपकरणों से बताता है कि हम अपने नतीजों पर कितना भरोसा कर सकते हैं। क्या दवा सच में काम कर रही है या जो थोड़ा बहुत फायदा दिख रहा है वो बस किस्मत से है। इन नोट्स में क्लिनिकल ट्रायल का उदाहरण भी दिया गया है। एक नई ब्लड प्रेशर दवा की तुलना प्लेसिबो से की गई। प्लेसिबो मतलब वो दवा रहित गोली है ना। हाँ बिल्कुल, दिखने में दवा जैसी पर बिना असर वाली गोली। तो यहाँ बायोस्टैटिस्टिक्स ने तय किया होगा कि कितने मरीज चाहिए, यानी सैंपल साइज, फिर डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा टेस्ट लगेगा जैसे टी टेस्ट, और नतीजों को कैसे इंटरप्रेट करना है। अच्छा, बिल्कुल। मान लीजिए विश्लेषण में पाया गया कि दवा लेने वालों का ब्लड प्रेशर औसतन 5 mmHg ज़्यादा कम हुआ प्लेसिबो वालों की तुलना में। लेकिन सिर्फ ये नंबर काफ़ी नहीं है। साथ में दिया गया 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, मान लीजिए वो 2,8 mmHg है, तो ये हमें बताता है कि हम काफ़ी आश्वस्त हैं, मतलब 95% तक, कि दवा का असली असर 2 से 8 mmHg के बीच है। और अगर p वैल्यू 0.05 से कम है, जैसे 0.01, तो ये इशारा करता है कि ये अंतर सिर्फ संयोगवश मिलने की संभावना कम है। ये दिलचस्प है। मतलब कैसे ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि भरोसे की एक रेंज देता है। अच्छा, रिसर्च में अलग अलग तरह का डेटा होता है। नोट्स इसे 2 मुख्य कैटेगरी में बांटते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में नॉमिनल आता है जिसका कोई क्रम नहीं होता, जैसे ब्लड ग्रुप A, B, AB, O या लिंग। हाँ बिल्कुल, और ऑर्डिनल भी, जिसमें एक क्रम होता है, जैसे कैंसर का स्टेज I से IV, या फिर दर्द का स्तर, जैसे हल्का, मध्यम, गंभीर। इन दोनों को हम कैटेगोरिकल डेटा भी कह सकते हैं। ओके। हाँ, और क्वांटिटेटिव डेटा वो संख्याओं में होता है जिसे मापा जा सकता है। इसमें भी 2 प्रकार हैं। एक इंटरवल स्केल, जिसमें बराबर अंतराल तो होते हैं पर कोई असली शून्य नहीं होता, जैसे सेल्सियस टेम्परेचर। 0 डिग्री का मतलब ये नहीं कि गर्मी है ही नहीं,
और 20 डिग्री 10 डिग्री से 2 गुना गर्म भी नहीं होता। अच्छा। और दूसरा है रेशियो स्केल। इसमें बराबर अंतराल भी होते हैं और एक असली शून्य भी, जैसे वजन, ऊंचाई या खून में किसी पदार्थ की मात्रा। 0 mgdl का मतलब है वो पदार्थ बिल्कुल नहीं है और 10 mgdl 5 mgdl का 2 गुना है। और ये जानना क्यों जरूरी है कि डेटा किस प्रकार का है, मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि डेटा का प्रकार ही तय करता है कि आप उस पर कौन से सांख्यिकीय विश्लेषण कर सकते हैं। आप ब्लड ग्रुप का औसत यानी मीन नहीं निकाल सकते हैं ना, लेकिन वजन का निकाल सकते हैं। आप दर्द के स्तर को सीधे जोड़ या घटा नहीं सकते जैसे आप ब्लड प्रेशर की वैल्यूज को कर सकते हैं। तो सही टेस्ट चुनने के लिए ये वर्गीकरण समझना जरूरी है। समझ गया। तो जब हमारे पास डेटा आ जाता है, उससे समझने लायक बनाने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वर्णनात्मक सांख्यिकी का इस्तेमाल करते हैं। नोट्स 2 मुख्य चीजों पर जोर देते हैं: सेंट्रल टेंडेंसी यानी डेटा का सेंटर कहाँ है, और डिस्पर्शन मतलब डेटा कितना फैला हुआ है। सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं मीन यानी औसत, मीडियन यानी मध्य का। हाँ, डेटा को क्रम में लगाने पर बीच की वैल्यू। राइट। और मोड यानी सबसे ज्यादा बार आने वाली वैल्यू। नोट्स में एक उदाहरण है: मरीजों की उम्र 52, 55, 59, 60, 62, 70 साल। तो मीन हुआ 59.7 साल। हाँ, औसत। और मीडियन 59.5 साल। 59 और 60 के बीच। यहाँ तो मीन और मीडियन काफी करीब हैं। बिल्कुल। और मीडियन की खासियत ये है कि वो एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्या, उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं होती। अगर उस ग्रुप में एक 95 ईयर का मरीज भी होता तो मीन काफी बढ़ जाता, पर मीडियन शायद थोड़ा ही बदलता। इसलिए जब डेटा में आउटलायर्स हों तो मीडियन ज्यादा भरोसेमंद टिपिकल वैल्यू बता सकता है। अच्छा, और डिस्पर्जन या फैलाव के लिए क्या है? उसके लिए हमारे पास रेंज है, सबसे बड़े और सबसे छोटे मान का अंतर, फिर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एसडी। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये बताता है कि औसतन डेटा पॉइंट्स अपने मीन से कितनी दूर हैं। नोट्स में ब्लड प्रेशर का उदाहरण है: 120, 125, 130, 135 और फिर एक 180 mmHg। हाँ, वो 180 वाला काफी अलग है। बिल्कुल। मीन 138 है, लेकिन वो 180 वाला मरीज डेटा को काफी फैला देता है। और रेंज 60 mmHg हो जाती है और स्टैंडर्ड डेविएशन करीब 17.2 mmHg है। ये ऊंचा एसडी बताता है कि वैल्यूज मीन के आसपास सटी हुई नहीं है, बल्कि फैली हुई हैं। और अक्सर रिसर्च पेपर्स में हम देखते हैं मीन प्लस माइनस एसडी लिखा होता है। जैसे औसत ट्यूमर का आकार 3.2 सेंटीमीटर, एसडी 1.1 सेंटीमीटर था। इसका मतलब हुआ कि औसत साइज 3.2 सेंटीमीटर है और ज्यादातर ट्यूमर साइज इस औसत से लगभग 1.1 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे थे, ऐसा कुछ। हाँ, बिल्कुल। ये एक आम तरीका है सेंट्रल टेंडेंसी और फैलाव दोनों को एक साथ बताने का। इससे पढ़ने वाले को डेटा के केंद्र और उसके फैलाव का अंदाजा एक साथ मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता पर। आपने कहा, यह अनिश्चितता को समझने का आधार है। नोट्स 3 अहम डिस्ट्रीब्यूशंस या वितरण का जिक्र करते हैं। पहला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो गॉसियन या बेल कर्व वाला। हाँ, बेल कर्व ये प्रकृति में बहुत आम है। कई जैविक माप जैसे लोगों की ऊंचाई या बड़ी आबादी में ब्लड प्रेशर अक्सर इस घंटी जैसे आकार का पैटर्न दिखाते हैं। इसकी खूबी ये है कि ये सिमेट्रिकल होता है। मीन, मीडियन और मोड तीनों बीच में एक ही जगह होते हैं। और इसका एक खास नियम है 68, 95, 99.7 रूल। 68, 95, 99.7 रूल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले डेटा में लगभग 68% वैल्यूज मीन से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर होती हैं। अच्छा। करीब 95% वैल्यूज मीन से 2 SD के अंदर। और लगभग सारी मतलब 99.7% वैल्यूज मीन से 3 SD के अंदर होती हैं। ये हमें समझने में मदद करता है कि कोई एक वैल्यू कितनी सामान्य है या कितनी असामान्य। दिलचस्प। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है बायनोमियल। हाँ, बाइनोमियल ये तब काम आता है जब किसी घटना के सिर्फ 2 ही नतीजे हों, जैसे सफलता या असफलता, बीमारी हुई या नहीं हुई, और हम उसे निश्चित संख्या में दोहरा रहे हों। मान लीजिए हम 10 मरीजों को एक दवा देते हैं और देखते हैं कि वो ठीक हुए, सफलता या नहीं, असफलता। अगर हर मरीज के ठीक होने की संभावना मतलब P एक जैसी है
तो 10 में से कितने मरीज ठीक होंगे? 0, 1, 2 से 10 तक इसकी संभावना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। और तीसरा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये दुर्लभ घटनाओं के लिए है। हाँ, बिल्कुल। किसी निश्चित समय या जगह में होने वाली दुर्लभ घटनाओं की गिनती के लिए। जैसे एक हफ्ते में किसी अस्पताल के इमरजेंसी रूम में आने वाले हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या, या एक दवा के ट्रायल में देखे गए किसी दुर्लभ साइड इफेक्ट की संख्या। अगर हमें पता है कि औसतन, जिसे हम लैम्डा कहते हैं, ऐसी घटनाएं कितनी होती हैं, तो पॉइजन हमें बताता है कि किसी खास अवधि में 0, 1, 2 या ज्यादा घटनाएं देखने की क्या संभावना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें अलग-अलग तरह के डेटा के पैटर्न को समझने और संभावनाओं का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। अब रिसर्च के नतीजों पर भरोसा करने के लिए ये भी जरूरी है कि हमने सैंपल सही तरीके से चुना हो और वो पर्याप्त बड़ा हो। नोट्स कुछ सैंपलिंग तरीकों का जिक्र करते हैं। बिल्कुल। सबसे अच्छा तरीका है रैंडम सैंपलिंग, जिसमें आबादी के हर सदस्य के चुने जाने का बराबर मौका होता है। इससे सैंपल की पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें सिंपल रैंडम है, स्ट्रैटिफाइड है, जिसमें आबादी को समूहों में बांटकर हर समूह से सैंपल लेते हैं। सिस्टमैटिक है, मतलब हर केवे सदस्य को चुनना, और क्लस्टर सैंपलिंग भी है। और एक है कन्वीनियंट सैंपलिंग, यानी जो आसानी से मिल जाए उन्हें ले लेना। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें सबसे बड़ा खतरा है बायस का, मतलब पूर्वाग्रह का। हो सकता है जो लोग आसानी से उपलब्ध है, जैसे अस्पताल आने वाले मरीज या ऑनलाइन सर्वे भरने वाले लोग, वो पूरी आबादी से अलग हो। इससे नतीजे गलत निकल सकते हैं। इसलिए जहां तक हो सके रैंडम तरीके ही बेहतर होते हैं। और सैंपल साइज, नोट्स कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी। सैंपल साइज कैलकुलेशन ये पक्का करता है कि स्टडी में इतनी पावर हो, स्टैटिस्टिकल पावर, कि वो एक असली असर को पकड़ सके, अगर वो मौजूद है तो। अगर सैंपल बहुत छोटा है तो हो सकता है कि दवा असरदार हो, पर स्टडी उसे दिखा ना पाया। इसे टाइप 2 एरर कहते हैं। टाइप 2 एरर। हाँ, नतीजा आएगा कोई असर नहीं, जबकि असल में असर था। और अगर सैंपल बहुत बड़ा हो तो उसमें क्या नुकसान है? तो हम बेवजह ज्यादा संसाधन खर्च करते हैं, समय, पैसा, मरीजों का एफर्ट, और बहुत बड़े सैंपल में कई बार बहुत छोटे, मतलब क्लिनिकली गैर महत्वपूर्ण अंतर भी सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण दिख सकते हैं, जो असल दुनिया में शायद मायने न रखते हों। तो सही सैंपल साइज ढूंढना एक संतुलन बनाने जैसा है। इसके लिए हमें अनुमान लगाना होता है कि हम कितने छोटे असर को पकड़ना चाहते हैं, डेटा में कितना फैलाव है, और हम कितनी गलती बर्दाश्त कर सकते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 एरर। आपने एरर की बात की, यहीं पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग आता है ना? ये तय करने का औपचारिक तरीका कि डेटा हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस का समर्थन करता है या नहीं। हम एक नल हाइपोथेसिस H0 बनाते हैं कि कोई असर नहीं है, जैसे दवा प्लेसिबो से बेहतर नहीं है, और एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 की असर है, मतलब दवा बेहतर है। सही। और यहाँ 2 तरह की गलतियां हो सकती हैं। पहली है टाइप 1 एरर, जिसे अल्फा कहते हैं। ये तब होती है जब असल में कोई असर नहीं होता, H0 सच है, पर हम गलती से कह देते हैं कि असर है, मतलब फॉल्स पॉजिटिव। इसकी संभावना हम खुद तय करते हैं, आमतौर पर 5% रखते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 0.05। सोचिए, जैसे एक फायर अलार्म जो बिना आग के बच जाए। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव। और दूसरी गलती वो है टाइप 2 एरर, जिसे बीटा कहते हैं। ये तब होती है जब असल में असर होता है, H1 सच है, पर हम उसे पकड़ नहीं पाते और कहते हैं कि कोई असर नहीं, मतलब फॉल्स नेगेटिव। जैसे आग लगी हो पर फायर अलार्म ना बजे। स्टडी की पावर जो 1 - बीटा होती है, वो इसी गलती से बचने की क्षमता है। आमतौर पर हम 80% पावर चाहते हैं, यानी बीटा 20%। तो हम टाइप 1 एरर को 5% पर और टाइप 2 एरर को 20% पे रखने की कोशिश करते हैं सामान्य तौर पर। और फिर आता है पी वैल्यू। ये क्या भला है? अक्सर सुनते हैं पी 0.05। हाँ, पी वैल्यू यहाँ एक आम गलतफहमी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। पी वैल्यू ये नहीं बताता कि आपकी नल हाइपोथेसिस H0 के सच होने की कितनी संभावना है। अच्छा। या आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 कितनी सही है।
ये वो नहीं बताता। तो फिर ये क्या बताता है? पी वैल्यू ये बताता है अगर नल हाइपोथेसिस सच होती, यानी कोई असर नहीं होता, तो हमारे द्वारा देखे गए नतीजे या उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे सिर्फ संयोग से मिलने की कितनी संभावना है। अगर ये संभावना बहुत कम होती है, आमतौर पर 0.05 से कम, तो हम कहते हैं कि नतीजा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। ये एक तरह का आश्चर्य सूचक है। छोटा पी वैल्यू मतलब वाओ, अगर कोई असर नहीं था तो ऐसे नतीजे मिलना तो बड़ा अजीब होता। तो P 0.05 का मतलब है कि नतीजा शायद सिर्फ संयोग नहीं है, ये इशारा है। हाँ, ये इशारा करता है कि डेटा एज 0 के साथ मेल नहीं खाता। हम H1 को रिजेक्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये यह साबित नहीं करता कि H1 सच है या असर कितना बड़ा है या वो असर क्लिनिकली महत्वपूर्ण है भी या नहीं। पी वैल्यू सिर्फ एक पहेली का हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं बताता। समझ गया, ये अहम बात है। तो इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं? नोट्स में कुछ आम टेस्ट का जिक्र है? हाँ, कई टेस्ट हैं। चुनाव इस पर निर्भर करता है कि आपका सवाल क्या है और आपका डेटा किस तरह का है, क्वांटिटेटिव है या कैटेगोरिकल, कितने समूह हैं वगैरह। अगर आप दो समूहों के औसत की तुलना कर रहे हैं, जैसे दवा वाले ग्रुप का ब्लड प्रेशर बनाम प्लेसिबो वाले ग्रुप का, तो आप टी टेस्ट इस्तेमाल कर सकती हैं। टी टेस्ट, ओके। हाँ, और अगर 2 से ज्यादा समूह है, जैसे दवा की 3 अलग-अलग डोज की तुलना करनी है, तो एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस काम आता है। और अगर डेटा कैटेगोरिकल हो, जैसे सुधार हुआ बनाम नहीं हुआ, उसके लिए क्या है? तब ची स्क्वायर टेस्ट इस्तेमाल होता है। ये देखता है कि क्या दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आपस में जुड़े हैं, जैसे क्या सुधार होने वाले मरीजों का अनुपात दवा वाले ग्रुप में प्लेसिबो वाले ग्रुप से अलग है। अच्छा, नोट्स में कॉरिलेशन और रिग्रेशन का भी जिक्र है, ये क्या है? कॉरिलेशन यानी सहसंबंध बताता है कि दो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स जैसे ऊंचाई और वजन एक साथ कैसे बदलते हैं। क्या एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, या घटता है, नेगेटिव कोरिलेशन। पियर्सन्स आर इसकी ताकत -1 से +1 के बीच मापता है। +1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव, -1 मतलब परफेक्ट नेगेटिव, 0 मतलब कोई लीनियर संबंध नहीं। लेकिन याद रखें, ये बहुत जरूरी है। कॉरिलेशन का मतलब ये नहीं कि एक चीज दूसरे का कारण है। हाँ, कॉरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन, ये तो रट लेना चाहिए। बिल्कुल। और रिग्रेशन एनालिसिस, प्रतिगमन विश्लेषण, इससे एक कदम आगे जाता है। यह वेरिएबल्स के बीच संबंध का एक गणितीय मॉडल बनाने की कोशिश करता है, जिससे हम एक वेरिएबल जैसे उम्र या स्मोकिंग स्टेटस के आधार पर दूसरे वेरिएबल जैसे ब्लड प्रेशर या कैंसर का रिस्क का अनुमान लगा सकें या उसे प्रिडिक्ट कर सकें। लीनियर रिग्रेशन कंटिन्यूअस आउटकम के लिए होता है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन तब इस्तेमाल होता है जब आउटकम बाइनरी हो, जैसे बीमारी होना या ना होना। तो ये सारे टेस्ट हमें अलग अलग तरह के सवालों के जवाब देने में मदद करते हैं। आपने पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल CI का जिक्र किया था, वो पी वैल्यू से कैसे अलग है और क्यों जरूरी है? देखिए, पी वैल्यू सिर्फ हाँ या नहीं जैसा जवाब देता है, सिग्निफिकेंट है या नहीं। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें ज्यादा जानकारी देता है। ये हमें उस असली असर, जैसे दो समूहों के बीच औसत का अंतर या ऑड्स रेशियो के लिए संभावित मानों की एक रेंज बताता है, जिस पर हम एक निश्चित स्तर तक भरोसा कर सकते हैं, आमतौर पर 95%। जैसे वो ब्लड प्रेशर वाले उदाहरण में 2,8 mmHg का 95% CI था। हाँ, बिल्कुल। उसका मतलब है कि अगर हम ये स्टडी कई बार दोहराते तो 95% बार जो CI बनता, उसमें असली असर, ट्रू इफेक्ट शामिल होता। ये हमें अनुमान की सटीकता, प्रिसिजन का अंदाजा देता है। अगर CI बहुत चौड़ा है, मान लीजिए -10 से +20, तो इसका मतलब है हम असर के बारे में ज्यादा निश्चित नहीं है। अगर CI संकरा है, जैसे 2 से 4, तो अनुमान ज्यादा सटीक है। और एक और बात, अगर दो समूहों के अंतर के लिए 95% CI में 0 शामिल नहीं है, जैसे हमारे केस में 2 से 8 था, इसमें 0 नहीं आता, तो ये अपने आप में बताता है कि नतीजा P 0.05 स्तर पर सिग्निफिकेंट है। अच्छा, तो CI हमें असर के परिमाण, मैग्नीट्यूड और अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी दोनों का अंदाजा देता है, जो सिर्फ P वैल्यू से नहीं मिलता। ये ज्यादा उपयोगी लगता है।
हाँ, आजकल ज्यादातर अच्छी रिसर्च CI पर ज्यादा जोर देती है, सिर्फ P वैल्यू पर नहीं। ठीक है, तो जब ये सारे नतीजे आ जाते हैं तो उन्हें सही ढंग से पेश करना भी जरूरी होगा। नोट्स में टेबल्स और ग्राफ्स की बात है। बिल्कुल, जानकारी को साफ और असरदार तरीके से दिखाना बहुत जरूरी है। टेबल्स सटीक नंबर दिखाने के लिए अच्छी होती हैं, जैसे स्टडी की शुरुआत में दोनों समूहों के मरीजों की विशेषताओं की तुलना करने वाली बेसलाइन टेबल, जैसे उम्र, लिंग, बीमारी की गंभीरता वगैरह। इससे पता चलता है कि क्या दोनों समूह शुरू में एक जैसे थे। अगर नहीं, तो ये नतीजों को प्रभावित कर सकता है। और ग्राफ्स वो कब यूज होते हैं? ग्राफ्स, पैटर्न और ट्रेंड्स को एक नज़र में दिखाने के लिए बेहतरीन होते हैं। बार चार्ट समूहों की तुलना के लिए अच्छे हैं, लाइन ग्राफ समय के साथ बदलाव दिखाने के लिए, हिस्टोग्राम डेटा का वितरण या शेप दिखाने के लिए, स्कैटर प्लॉट दो वेरिएबल्स के बीच संबंध दिखाने के लिए, और बॉक्स प्लॉट कई समूहों के वितरण की तुलना करने और आउटलायर्स पहचानने के लिए उपयोगी हैं। और ये जरूरी है कि हर ग्राफ या टेबल अपने आप में समझने लायक हो, मतलब सही टाइटल, लेबल, लीजेंड वगैरह के साथ। एकदम सही। पाठक को बिना टेक्स्ट पढ़े भी मुख्य संदेश समझ आ जाना चाहिए। एक अच्छा विजुअलाइजेशन जटिल नतीजों को भी आसानी से समझने लायक बना सकता है। बुरी तरह बनाया गया ग्राफ कंफ्यूजिंग हो सकता है। आजकल ये सारे विश्लेषण जाहिर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से होते होंगे। नोट्स में SPSS, R जैसे नाम हैं। हाँ, बिल्कुल। हाथ से गणना करना प्रैक्टिकल नहीं है बड़े डेटा सेट्स के लिए। SPSS एक यूजर फ्रेंडली मेनू आधारित सॉफ्टवेयर है, काफी पॉपुलर है। R एक बेहद शक्तिशाली, मुफ्त और ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग भाषा है। इसे एकेडमिक जगत में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, पर इसे सीखने में ज्यादा मेहनत लगती है क्योंकि इसमें कोडिंग करनी पड़ती है। इनके अलावा SAS, स्टाटा, ग्राफपैड, प्रिज्म जैसे और भी सॉफ्टवेयर हैं जिनकी अपनी अपनी खासियतें हैं। तो सॉफ्टवेयर सिर्फ एक टूल है, मतलब स्टैटिस्टिक्स की समझ ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। सॉफ्टवेयर गणना करने, टेस्ट चलाने और ग्राफ बनाने में मदद करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि कौन सा टेस्ट चुनना सही है या नतीजों का क्या मतलब है। बायोस्टैटिस्टिक्स के सिद्धांतों की समझ होना जरूरी है। सॉफ्टवेयर सिर्फ उस समझ को लागू करने का जरिया है। गार्बेज इन, गार्बेज आउट वाला मामला है। सही कहा। नोट्स में अंत में 2 उदाहरण दिए गए हैं, एक क्लिनिकल ट्रायल और एक एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। ये शायद इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ दिखाते हैं। हाँ, वो दिखाते हैं कि कैसे एक असली रिसर्च प्रोजेक्ट में ये सब चीजें एक साथ काम करती हैं। जैसे क्लिनिकल ट्रायल वाले उदाहरण में शायद बेसलाइन टेबल होगी, साइड इफेक्ट की गिनती होगी, शायद ची स्क्वायर टेस्ट लगे, दर्द के स्कोर की तुलना होगी, टी टेस्ट या अनोवा और CI, और नतीजों का ग्राफिकल डिस्प्ले होगा। और एपिडेमियोलॉजी स्टडी वाले में, जैसे धूम्रपान और फेफड़ों का कैंसर, उसमें शायद धूम्रपान और कैंसर के बीच संबंध के लिए ऑड्स रेशियो निकाले जाएंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन से, और उनके CI, उम्र जैसे दूसरे फैक्टर्स को कंट्रोल करते हुए। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है हमारे लिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि बायोस्टैटिस्टिक्स सिर्फ नंबरों का विज्ञान नहीं है। ये सोचने का एक अनुशासित तरीका है। ये हमें सिखाता है कि कैसे सवाल पूछें, कैसे सबूत इकट्ठा करें, डेटा में छुपी अनिश्चितता को कैसे समझें और कैसे नतीजों पर सावधानी से पहुंचें। ये मजबूत, भरोसेमंद वैज्ञानिक रिसर्च की रीढ़ की हड्डी है, खासकर हेल्थ केयर में। मतलब ये हमें बेहतर सबूतों के आधार पर बेहतर फैसले लेने में मदद करता है, चाहे वो कोई नई दवा को मंजूरी देना हो या पब्लिक हेल्थ पॉलिसी बनाना हो। हाँ। सही तरीकों का इस्तेमाल और नतीजों की समझदारी भरी व्याख्या यही कुंजी है। बिल्कुल सही। और सिर्फ P वैल्यू देखकर उत्साहित या निराश होने की बजाय हमें पूरी कहानी देखनी चाहिए। स्टडी डिजाइन कैसा था, सैंपल साइज ठीक था, असर कितना बड़ा था, इफेक्ट साइज, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या कहता है, और क्या ये नतीजे असल दुनिया में मायने रखते हैं। ये सब सवाल जरूरी हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हमने देखा कि इस स्टडी डिजाइन और सैंपल साइज कितने नाजुक संतुलन पर टिके होते हैं। ये फैसले रिसर्च की शुरुआत में लिए जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि रिसर्च शुरू करने से पहले लिए गए ये छोटे छोटे, शायद सूक्ष्म लगने वाले फैसले, जैसे किसे स्टडी में शामिल करना है, नतीजों को कैसे मापना है, अंत में उन सबूतों को कैसे शक्ल देते हैं जिन पर हम अपने इतने सारे अहम फैसले आधारित करते हैं, इस पर जरूर सोचना चाहिए। आज की इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।